जी नमस्कार। चलिए चलते हैं एक सेशन पे जिसका पेपर अभी ख़त्म हुआ है। राइजर एजुकेशनल सोशल सेवा ट्रस्ट का एक टर्म ख़त्म हो चुका है, जिसमें लगभग एक सेंटर पे लगभग 300 बच्चों ने भाग लिया और उन 300 बच्चों में सभी लोगों ने अपने अपने प्रश्न को हल किया, प्रश्न पत्र को हल किया, OMR शीट पे हल किया और कैसे कैसे प्रश्न आए थे उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, उनका हल देखेंगे और आगे आने वाला जो UPP परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा जो आने वाली है उसकी भी तैयारी साथ साथ में हम लोग करेंगे। एग्ज़ाम में पेपर कैसे आए थे उस एरिया को हम लोग कवर करते हैं। पहले देखते हैं कि जूनियर क्लासों में पेपर कैसे आए थे। एक प्रश्न है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। मूल रूप को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। इसमें ऑप्शन था, आप लोग जरूर बताइएगा कि कर्ता। इसमें पहला ऑप्शन था कर्ता, दूसरा ऑप्शन था कर्म, तीसरा ऑप्शन था क्रिया और चौथा जो ऑप्शन था वो था धातु। आप लोग जरूर बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा बाबू वो होगा धातु। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। अगला प्रश्न था विलोम शब्द से। विलोम शब्द से प्रश्न था कि एक विलोम शब्द है जिसका नाम है क्षणिक। क्षणिक का विलोम शब्द क्या होता है। क्षणिक का विलोम शब्द क्या होता है। ये क्षणिक वर्ड जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग इस प्रश्न की इस विकल्प का जिक्र होता रहता है और इसका जो आंसर होगा शाश्वत। शाश्वत, शाश्वत यानी कि क्षणिक का विलोम शब्द क्या होता है, शाश्वत होता है। जैसे सुबह का क्या होता है, सुबह का शाम हो जाएगा, सायं भी दे देगा, ठीक, सायं भी दे देगा। एक और देख लेते हैं, एक प्रश्न और देख लेते हैं। यहीं से विकल्प इससे ही पूछा गया था कि अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। तो अभिज्ञ का जो विलोम शब्द होगा अनिभिज्ञ होगा, अनिभिज्ञ होगा। लेकिन ऑप्शन में अनिभिज्ञ नहीं दिया था, केवल अज्ञ दिया था और अज्ञ के बाद तज्ञ दिया था, प्रज्ञ दिया था और चतुर दिया था। तो इसमें जो इसका ऑप्शन है अनिभिज्ञ होगा, यानी कि आपको यहाँ से एक कॉमन अंक मिलने वाले हैं। एक प्रश्न और है, उसके बारे में देख लेते हैं कि उन प्रश्नों का उत्तर क्या है। कि प्रश्न है कि हिंदी भाषा में स्वर के कितने भेद होते हैं। यहाँ क्या पूछा है, स्वर के भेद पूछा है। स्वर के भेद पूछा है कि स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के भेद के बारे में हम चर्चा आप लोगों से किए थे कि स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। पहले स्वर को बोलते हैं लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के बारे में हम चर्चा किए थे। लघु स्वर के बारे में मैंने बताया था कि अ, आ, छोटी ई, अ, छोटी ई, छोटाऊ ऊ, ए, इनकी संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वर के बारे में आ, बड़ी ई, बड़ाऊ ऊ, ए के ओ, औ के बारे में बात किए थे। प्लुत स्वर के बारे में मैंने बताया था कि जैसे इस स्वर का उपयोग हम लोग संगीत क्षेत्र में करते हैं, संगीत क्षेत्र में करते हैं। जैसे राम, ठीक ना, राम 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 लोग यूज़ करते हैं। तो जब हम बोलेंगे रात बीच में जो जिसको खींचते हैं, जो
समय लगता है खींचने में, उसी को हम लोग प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। लघु स्वर को कम समय में, दीर्घ स्वर को लघु स्वर से अधिक में, और प्लुत स्वर को उससे अधिक समय में हम यूज करते हैं। यही था आपका स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं। अगला जो है एक प्रश्न है कि जो मेहनत करेगा वो अवश्य फल होगा, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? जो मेहनत करेगा वो अवश्य सफल होगा। तो अवश्य सफल होगा यानी कि इसमें कौन सा सर्वनाम आपको दिखाता है? तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम दिखा रहा है, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम दिखा रहा है। अगला प्रश्न है कि छक्के छुड़ाना मुहावरा का अर्थ है। इसमें पहला जो ऑप्शन है जीत जाना, दूसरा है पूरी तरह पराजित करना, तीसरा है छलांगे लगाना, चौथा है भाग जाना। तो इस प्रश्न का भी जो आंसर होगा, यानी कि छक्के छुड़ाने मुहावरा का अर्थ होता है पूरी तरह पराजित होना। जैसे अकबर ने राणा सांगा को पूरी तरह से क्या किया? पराजित किया था। आगे है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? देखिए 4 विकल्प दिया है। पहला दिया है लंबाई, दूसरा दिया है चतुराई, और तीसरा दिया है भलाई, और चौथा दिया है मिठाई। अब पूछ रहा है कि इसमें कौन शब्द भाववाचक नहीं है? लंबाई में भी क्या है? भाव है। चतुराई में भी क्या है? भाव है। भलाई में भी क्या है? भाव है। लेकिन मिठाई में क्या है? पदार्थ है। मिठाई में क्या है? पदार्थ है। यह पदार्थों से मिलकर बना होता है, जबकि भावों से मिलकर नहीं बना होता है। अगर यही होगा मिठास हो जाता, तब क्या हो जाता कि शब्दों में उसके मिठास है, तब यहाँ कौन सा भाववाचक शब्द आ जाता या भाववाचक संज्ञा आ जाती। अगला एक और है कि वायु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वायु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वायु का पर्यायवाची शब्द, देखिए वायु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो हमको सबको मालूम है कि आग होता है, अनल होता है, अनिल होता है, ठीक। ये सब क्या होते हैं? वायु के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला है सुबह शाम में प्रयुक्त संधि है। सुबह शाम में प्रयुक्त संधि है। यहाँ पे क्या है? योजक का चिन्ह लगा है। तो जहाँ योजक का चिन्ह लगा होता है वहाँ पे द्वंद्व संधि होता है। और यही हो जाता है अगर दोपहर यानी कि एक पहर के बाद दूसरा पहर, यानी कि 2 लग गया है, इसीलिए ये क्या होगा? द्विगु संधि होगा, ठीक। तो जहाँ योजक शब्द जैसे माता पिता ऐसे लग गया, योजक चिन्ह लग गया, तो वहाँ क्या होगा? द्वंद्व संधि होगा। सॉरी, द्वंद्व समास होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न अगला है कि तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग होगा। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग होगा। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग होगा। तो तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग होता है तपस्विनी, ठीक। कभी कभी पूछता है आप लोगों से कि कवि का स्त्रीलिंग होगा, कवि का स्त्रीलिंग होगा, कवि का, तो कवित्री होता है, ठीक। अगला चलते हैं। एक प्रश्न सबसे आसान प्रश्न पूछा गया था, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। दशक का अर्थ होता है, इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है 10 दिनों की अवधि। 10 दिनों की अवधि। दूसरा जो ऑप्शन है वो है 10 वर्षों की अवधि। 10 वर्षों की अवधि।
तीसरा जो है 10 माह की अवधि, 10 माह की अवधि, और जो चौथा ऑप्शन है वो है 100 वर्षों की अवधि, 100 वर्षों की अवधि। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन आपका होने वाला है 10 वर्षों की अवधि पे आप राइट ट्रिक किए होंगे, तो आपको 1 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न जो है कारक से है। अगला प्रश्न है कारक से। कारक हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें दिया है कि कर्ता कारक का चिन्ह होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ दिया है का कि कर्ता कारक का चिन्ह क्या होगा। तो यदि वाक्य में ने आप मारे हैं तो यानी कि 1 नंबर का आप काम करके आए हैं। अगला है राम विद्यालय से घर जाती है। रमा विद्यालय से घर जाती है। रमा विद्यालय से घर जाती है। से है यानी कि यहाँ का अलगाव शब्द है, यानी कि एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो यहाँ आँख मूल के आपादान कारक हम मार देंगे। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये भी क्या हो रहा है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। वहाँ भी क्या है, अलगाव शब्द का। जैसे पिता ने बिटिया की विदाई कर दिया, तो वहाँ भी क्या है, अलगाव शब्द है। और जहाँ अलगाव होता है वहाँ आँख मूंद के हम आपादान कारक मार देंगे। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न बहुत बढ़िया है कि गांधी जी के आश्रम का क्या नाम था। तो सबको मालूम है कि गांधी जी के आश्रम का नाम साबरमती आश्रम था। साबरमती आश्रम था। यहाँ जितने लोग साबरमती मारे हैं, गेहूं शब्द है, गेहूं शब्द देखिए, एक प्रश्न बहुत बढ़िया है, गेहूं शब्द है। पहला ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तीसरा है धातुवाचक संज्ञा है, धातुवाचक संज्ञा है। और जो चौथा ऑप्शन है वो है जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक। तो बाबू जो गेहूं होता है वो धातुवाचक संज्ञा है। धातुवाचक को हम लोग पदार्थवाचक भी कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। अगर आपने धातु शब्द मार का आया है, धातुवाचक मार का आया है, तो कहीं ना कहीं आप 1 नंबर का काम कर लिए हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और एक पैराग्राफ है उसको हम पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पैराग्राफ है कि एक समय राजा अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने अपने राज्य में एक वृद्धा व्यक्ति देखा। वह व्यक्ति बहुत ही निर्धन था। उसके 4 बेटे थे, जिसमें से वह तीसरा नंबर के बेटे श्री, जिसका नाम क्या है, श्री है, को अनाथालय से लाया था। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो बूढ़ा व्यक्ति है उसका जो तीसरा बेटा है श्री को उसने कहाँ से लाया था, अनाथालय से लाया था। जो तीनों बेटों से बहुत चतुर था, जो अनाथालय से लाया था वो तीनों बेटे से क्या था, बहुत चतुर था। वह बालक राजा को बहुत पसंद था। जो श्री नाम का बालक है वो राजा को बहुत पसंद था, लेकिन बहुत गरीब होने के कारण दरबारी और दरबार के लोग नहीं पसंद करते थे, उस बालक को नहीं पसंद करते थे। इस कारण वह बेटा दरबार में नहीं जाता था। इसमें पहला जो प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, राजा के कितने पुत्र थे, राजा के कितने पुत्र थे। तो यहाँ देखिए एक विकल्प में दिया है 3, विकल्प में दिया है 3, दूसरे विकल्प में दिया है 4, तीसरे में दिया है 1 और चौथे में दिया है अज्ञात। तो जितने लोगों ने प्रश्न का आंसर अज्ञात मार के आया है वो 1 नंबर का काम करके आए हैं। निर्धन का विलोम होगा। निर्धन सबको मालूम है कि निर्धन का मतलब होता है गरीब और धनवान या अमीर। जितने लोग मार के आए हैं उन्होंने क्या किया है, सही मारा है। दरबार में कौन नहीं जाता था, दरबार में कौन नहीं जाता था। तो पहला जो इसका ऑप्शन है दरबारी, दूसरा है वृद्धा व्यक्ति, तीसरा है पहला पुत्र और चौथा है कोई नहीं। तो दरबार में जो चौथा पुत्र था, चौथा पुत्र
चौथा पुत्र जिसका नाम क्या है, श्री है, वो दरबार में नहीं जाता था। इसका मतलब कि यहाँ जो है कोई नहीं जितने लोगों ने मारा है वो क्या है, कहीं ना कहीं 1 नंबर का काम करके आए हैं। श्री कौन था, श्री कौन था, एक प्रश्न है, श्री कौन था, राजा था ना, वृद्धा था ना, दरबारी था ना, यानी कि यहाँ कोई नहीं, यहाँ भी कोई नहीं है। जितने लोगों ने कोई नहीं मारा है उतने लोगों ने क्या किया है, 1 नंबर का काम किया है। आगे चलते हैं। ये 20 प्रश्न थे। 20 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना है आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलते हैं आगे सामान्य ज्ञान की तरफ, सामान्य ज्ञान की तरफ। अगला पहला प्रश्न है सामान्य ज्ञान का, हम लोग देखेंगे बहुत ध्यान से कि ताजमहल किस सम्राट ने बनाया था। सबको मालूम है कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। और क्यों बनवाया था, तो अपने बेगम के याद में शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा में। कहाँ है, आगरा में। और आगरा कभी उत्तर प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस शहर में है। इसका भी जो आंसर होगा न्यूयॉर्क। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न, देखिएगा सभी प्रश्न बहुत बढ़िया थे कि वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड, यानी कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो सबको मालूम है कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है कहाँ है, मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में है। चौथा प्रश्न है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने किया था। तो राष्ट्रीय गीत की रचना किया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने, चटर्जी ने। अगला जो प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन है। तो सबसे प्राचीन वेदों की संख्या 4 मानी जाती है। पहला जो वेद है वो है ऋग्वेद। दूसरा जो वेद है वो है यजुर्वेद। और जो तीसरा वेद है वो है सामवेद। और जो चौथा वेद है वो है अर्थववेद। यानी कि एक चीज़ आप लोग देखिएगा कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अर्थववेद। एक चीज़ और आपसे पूछेगा कि किस वेद का प्रयोग हम लोग गान में करते हैं या गाने में, तो सामवेद का। और किस वेद का प्रयोग हम लोग जादू मंत्र टोना टानी ओझा सोखा के यहाँ करते हैं, तो कौन से वेद का, अर्थववेद का। एकदम सिंपल तरीका है इसको याद करने का। तो यानी कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है वो है गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है। तो गोलकुंडा किला है बाबू हैदराबाद में स्थित है। ठीक, अगला जो प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर हम देखेंगे कि कौन सा शहर गंगा के किनारे स्थित है। कौन सा शहर गंगा के किनारे स्थित है। पहला ऑप्शन है आगरा ना, आगरा जमुना नदी किनारे है। लखनऊ गोमती किनारे है। कानपुर जो है वो है गंगा किनारे है। और दिल्ली, अब दिल्ली के बारे में कौन सा वहाँ नदी बहती है याद नहीं आ रहा है। अगला जो है सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है। तो सिंगापुर की मुद्रा है जो डॉलर है। कौन सी है, डॉलर है। अगला जो प्रश्न है, कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अधिकतम सीमा रेखा बनाता है। तो वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है वो अधिकतम सीमा रेखा बनाता है। अगला प्रश्न है कि अग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है। तो अग्नेय चट्टान का उदाहरण जितने लोगों ने ग्रेनाइट मारा है, उतने लोग क्या है, सही मारे हैं। अगला है थार का मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। तो थार का मरुस्थल राजस्थान जिसकी राजधानी क्या है, जयपुर में है। क्या है, जयपुर है। अगला है मिजोरम की राजधानी कहाँ है। तो जितने लोगों ने आइजोल मारा है
उतने लोगों ने क्या मारा है, सही मारा है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो जितने लोगों में 24 जनवरी माना है, उतने लोगों ने क्या मारा है, सही मारा है। 24 जनवरी इसमें नहीं दिया है, 25 जनवरी दिया है। 25 जनवरी जितने लोगों ने मारा है, सही मारा है। अगला जो प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप जो है लान टेनिस से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है हम देख लेते हैं इसके बारे में कि कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में रासलीला, छाऊ, नौटंकी तीनों होते हैं, जबकि स्वांग नहीं होता है। अगला जो प्रश्न है, ध्रुव तारा किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो दिल्ली दे दिया है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। दमनदीप वो भी है, और इसके बाद चंडीगढ़ वो भी है, लेकिन छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ये सब क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं आते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो सबको मालूम है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है वो है भारत रत्न। अगला प्रश्न है, देखिएगा कि प्रवासीय भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासीय भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। एक प्रश्न और है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति सबको मालूम है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला जो प्रश्न है मैथ से, अब चलते हैं मैथ की ओर, थोड़ा सा चर्चा करेंगे मैथ के बारे में, देखेंगे कि नहीं मैथ के कितने प्रश्न सही थे। दिया है कि 20 और 40 के बीच 20 और 40 के बीच अभाज्य संख्या को ज्ञात कीजिए, और इनमें सबसे छोटे और सबसे बड़े अभाज्य संख्या का अंतर बताइए। अभाज्य संख्या का अंतर बताइए। तो हमको अंतर बताना है कि 20 से 40 के बीच अभाज्य संख्या यानी कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 20 के बाद 21 अभाज्य संख्या है, नहीं है, विषम संख्या है। 22 सम संख्या है। 23 क्या है, अभाज्य संख्या है। अब 40 में देख लेते हैं कि 38 क्या है, 38 सम संख्या है। 39 क्या है, 39 विषम संख्या है। 39 कटेगा 13 39। 40 क्या है, सम संख्या है। 37 क्या है, अभाज्य संख्या है। अब 37 में से 23 को माइनस कर देंगे। 37 माइनस 23 बराबर कितना हो गया, 14। ये आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। जितने लोगों ने 14 को ट्रिक किया है वो लोग कहीं ना कहीं एक नंबर का किए हैं, जुटा लिए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक परिवार में प्रतिदिन 2.1/4 लीटर दूध का उपयोग होता है। परिवार द्वारा सितंबर माह में उपयोग किए गए दूध की मात्रा क्या होगी? तो सबसे पहले देख लेते हैं सितंबर माह में दिनों की कुल संख्या बराबर 30। अपने पास है 2/1/4 गुणे 30/1। हम कर लेते हैं 4 दूना के 8 1 9/4 गुणे 30/4। 9 0 0 29 27 270 में कितना 40 हो गया। अब हम कर लेते हैं, इसको कटा भी सकते हैं या यहाँ से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 67 सही 2/4। 2 एकम 2 दूना के 4। 67 सही 1/2। जितने लोगों ने इसको ट्रिक किया है उतने लोगों ने क्या है, एक नंबर जुटा लिए हैं। ठीक, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि
यदि 9 आइसक्रीम का मूल्य 67 रुपया 50 पैसा है, 9 आइसक्रीम का मूल्य 67 रुपया 50 पैसा है, तो 100 आइसक्रीम का मूल्य क्या होगा? एकदम सिंपल सवाल है। 100 आइसक्रीम का मूल्य क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? 67.50/9 एक आइसक्रीम का मूल्य ज्ञात कर लेंगे, और जब एक आइसक्रीम का मूल्य ज्ञात कर लेंगे तो हम 100 आइसक्रीम का मूल्य यानी कि 750 रुपया हो जाएगा। 750 रुपया हो जाएगा। जितने लोगों ने 750 को टिक किया है उतने लोगों ने 1 नंबर जुटा लिए हैं। अगला चलते हैं, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि 29, 71, 44 29, 71, 44 किससे विभाजित है? इसमें ऑप्शन दिया है 3, 6, 9 और एक दिया है 3, 6, 9 सभी से। तो यानी कि जितने लोगों ने 3, 6, 9 सभी से मारा है उतने लोगों ने क्या किया है? 1 नंबर जुटा लिया है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ सबसे आसान प्रश्न है कि मोहन 5 किलोमीटर, जो मोहन है, मोहन नाम का एक व्यक्ति है, मोहन 5 किलोमीटर 52 मीटर बस द्वारा चलता है। उसी प्रकार 2 किलोमीटर 265 मीटर वो चलता है कार द्वारा। इसके बाद 1 किलोमीटर 30 मीटर वो चलता है पैदल। अब कह रहा है कि कुल दूरी कितनी होगी? तो कुल दूरी होगी 8.347 किलोमीटर। जितने लोगों ने ये प्रश्न मारा है सबको हम जोड़ेंगे तो यही आंसर आएगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न, सबसे आसान प्रश्न की तरफ। जितने लोग सेशन को देख रहे हैं और नए हैं वो लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि हर इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पहुँचती रहे। अगला प्रश्न है कि 6, 14, 16 का एलसीएम। 6, 16 और 14 का एलसीएम क्या होगा? तो निकाल लीजिए एलसीएम। 2 से 3 दूना के 6, 8 दूना के 16, 7 दूना के 14, फिर 2 से 3, 4 दूना के 8, 7, फिर 2 से 3, 2 दूना के 4, 5, 7, फिर 2 से 1, 3, फिर 7, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, 16, 3, 48, 48 7 जो आएगा वही क्या होगा? आंसर होगा। आगे चलते हैं, एक प्रश्न और देख लेते हैं कि 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 इज वैल्यू। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0.04 हो जाएगा। जितने लोगों ने इसका आंसर को ट्रिक किया है उतने लोगों ने कहीं ना कहीं 1 नंबर जुटा लिए हैं। आगे चलते हैं कि आगे शेष भाग आप लोगों से हम कल मिलेंगे, और जितने आपका स्कोर क्या रहा, यानी कि 47, 48 प्रश्न को हम लोगों ने किया है, आपका स्कोर क्या रहा आप ज़रूर बताइएगा। और सेकेंड टर्म का जो पेपर होने वाला है 21 जनवरी को होने वाला है, निम्न सेंटरों पे होने वाला है। तो जो भी लोग फॉर्म भरे हैं वो परीक्षा को देख लें, और परीक्षा को देखने के बाद उनके पास समझ में आ गया होगा कि नहीं पेपर कैसा आ रहा है, सभी सिलेबस सही आ रहे हैं। और यूपीपी का क्लास अब लगभग डेली चलेगा। आप लोग लाइव जुड़ने के लिए शाम को 8 बजे से लाइव जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।